हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट। हमारे BHU BCom का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। तो आज हम लोग इन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और भी जो आगे चीज़ें आएंगी, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, CB, स्टॉक एक्सचेंज, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये वीडियो जो है आपको सुबह रोज 9 बजे मिलेगा हमारे चैनल पे। इसके बाद से जो है 10 बजे जो है अकाउंटेंसी की वीडियो आएगी, आप लोग उसे देखिएगा। उसके बाद जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं उनकी एक जूम कॉल होगी। ठीक है, जूम कॉल जो होगी वो शाम को होगी। अब से ये 9 बजे वीडियोस आपको रोज मिल जाएंगी और रोज जो जूम कॉल होगी शाम को, उसमें जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं उनसे हम खास कर बोल रहे हैं कि जूम कॉल पे जरूर आना। बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ वाला सेशन देख लेते हैं, जूम वाले सेशन पे नहीं आते हैं। तो जूम पे तुम लोग जरूर आना, ठीक है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, चलिए। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? ठीक है, पहले तो फाइनेंस मतलब पैसा समझ लो, मार्केट मतलब पैसे वाला मार्केट। तो पैसे वाले मार्केट में क्या होता होगा? पैसा आता होगा, जाता होगा, अलग अलग जगहों से लोग पैसा लाते होंगे, फिर कोई उसको ले जाता होगा, फिर कोई लाता होगा, फिर कोई ले जाता होगा। समझ ऐसे एकदम सिंपल सा समझो कि फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि it refers to a place where selling and buying of financial assets and securities take place। यहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी जगह जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, हम उसे बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई कि फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? ठीक है, एक ऐसा मार्केट जहाँ से सिक्योरिटीज को मान लीजिए खरीदा जाता है और बेचा जाता है, तो आखिर यहाँ पे कौन लोग आते होंगे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि इट सर्व्स एज एन एजेंट बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द कलेक्टर बाय मोबिलाइजिंग कैपिटल बिटवीन देम। ये जो है एक फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो एजेंट की तरह काम करता है। अब एजेंट की तरह कैसे काम करता है कि जिसको पैसा इन्वेस्ट करना होता है वो फाइनेंशियल मार्केट में आता है। जैसे कि बताते हैं आपको, देखिए ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है, जिसके पास पैसा है वो क्या है? इन्वेस्टर। ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या है? कलेक्टर। जो जिसके पास पैसा नहीं है, जो पैसा लेने आता है और एक पैसा देने आता है मार्केट में। तो ये पैसा लेने आया मार्केट में, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट में ये पैसा देने आया और इसको जहां पे भी सही लगा, ठीक है, मान लो ये कलेक्टर है और ये बोलेगा कि ठीक है भैया चलिए हम आपको इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रहे हैं, ठीक है, चाहे हम इतने मैच्योरिटी पीरियड के बाद देंगे। तो इसको जहां समझ में आएगा वो उस जगह पे जो है अपना पैसा क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। तो ये क्या किया? एक एजेंट की तरह काम किया हमारा फाइनेंशियल मार्केट, बीच में रह के काम किया कि इनका भी, ये भी आए उसी सेम प्लेस पे, ये भी आए उसी सेम प्लेस पे। ठीक है, तो एक तरीके से इनको क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है ये। तो यही फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो एक एजेंट की तरह काम करता है जो इन्वेस्टर और कलेक्टर के बीच में रहता है, और इससे इन दोनों के बीच का जो कैपिटल होता है वो मोबिलाइज होता है। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, फिर कुछ प्रोडक्टिविटी होती है, फिर वहां से कहीं और ट्रांसफर होता है। तो ऐसा चीज जो यहाँ पे होता है। अब देखते हैं हमारे फाइनेंशियल मार्केट को जो है कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहला है कि बाय नेचर ऑफ क्लेम। क्लेम मतलब कि कैसे क्लेम कर सकते हैं, इस हिसाब से जो है कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है हमारा डेट मार्केट, दूसरा है इक्विटी मार्केट। अलग अलग नेचर, पहले बाय नेचर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल मार्केट सिर्फ दो तरीके के हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ऐसा नहीं है। अलग अलग नेचर के हिसाब से भी इसको डिवाइड क्लासीफाई किया गया है। तो देखिए डेट मार्केट में क्या होता है कि मार्केट वेयर फिक्स बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स और बॉन्ड्स आर एक्सचेंज बिटवीन द इन्वेस्टर्स। डेप्ट मार्केट में क्या होता है कि जो फिक्स बॉन्ड या फिर डिबेंचर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये चीज जो है वो इन्वेस्टर्स अपने आप में ही एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा डेट मार्केट कहलाता है। इक्विटी मार्केट क्या कहलाता है? अ प्लेस फॉर इन्वेस्टर्स टू डील विद इक्विटी। इक्विटी शेयर्स जो हैं, जब उन चीजों में जो है जब चेंजेस होते हैं, जब उन चीजों में जो है खरीद बेच होता है, तो वो क्या कहलाता है? इक्विटी मार्केट कहलाता है। अब देखिए बाय मैच्योरिटी ऑफ क्लेम, हाँ ये आया आपका मेन मुद्दा जहाँ पे आप लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो क्लेम के हिसाब से मतलब कितने टाइम पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड के हिसाब से किस में क्लासिफाई किया गया? तो दो तरीके में क्लासिफाई किया गया है। एक है हमारा मनी मार्केट और दूसरा है हमारा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है कि इट डील्स विद द मॉनेटरी एसेट्स एंड द शॉर्ट टर्म फंड्स।
ये जितने भी शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं ना, मतलब कि 1 दिन से लेकर 364 दिन तक के जितने भी शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, ये उसमें डील करता है। मतलब कि अगर किसी को जो है 1 दिन के लिए लोन चाहिए या फिर 1 साल के लिए लोन चाहिए, तो वो जो है मनी मार्केट के अंदर जाएगा। लेकिन अगर किसी को जो है 1 साल से ज़्यादा के लिए लोन चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा? कैपिटल मार्केट जाएगा। अब ज़रा मनी मार्केट के यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए, हालाँकि आप लोग आगे अभी इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बस ऐसे ही आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। तो एक है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट, दूसरा है ट्रेजरी बिल और तीसरा है कमर्शियल पेपर। ये हमारे जो है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब मनी मार्केट में जो है यही सारी चीज़ें जो है एज एन इंस्ट्रूमेंट काम करती हैं, यही सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं या फिर उसी को इशू किया जाता है, पैसा कलेक्ट किया जाता है, यही सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे काम करती हैं। अब दूसरा आता है हमारा कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट का मतलब होता है इट ट्रेड्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट। ये किस में ट्रेड करता है? तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स में वो करता है, ट्रेड करता है। मतलब जिसको भी अगर लॉन्ग टर्म नीड्स होती हैं तो वो कहाँ पे पहुंचेगा? तो वो पहुंचेगा हमारा कैपिटल मार्केट में। तो ये चीज़ें समझ में आई। बाय नेचर ऑफ मैंने आपको समझाया अभी, बाय नेचर ऑफ क्लेम और बाय मैच्योरिटी ऑफ क्लेम आपको समझ में आ गई चीज़ें। अब यहाँ पे है कि बाय टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, मतलब कि जब ट्रेड तो हो गया लेकिन वो डिलीवरी कब हो रही है। ठीक है, मतलब कि वो जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल में पहुंच कब रही हैं। तो पहला है हमारा कैश मार्केट, दूसरा है हमारा फ्यूचर मार्केट। देखते हैं कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट क्या होता है। तो कैश मार्केट में है कि मार्केट वेयर ट्रेड इज कंप्लीटेड इन रियल टाइम। एक ऐसा मार्केट जहाँ पे ट्रेड जो है वो रियल टाइम में, मतलब कि तुरंत जो है ट्रेड हो जाता है, तुरंत जो है सेटलमेंट भी हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा कैश मार्केट कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में आपको। और दूसरा है हमारा फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि डिलीवरी और कंपनसेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर टेकन इन फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट। जब जो है किसी फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट पे कि इतने तारीख को जो है, जैसे होता ना कि भाई देखो इनका बर्थडे है तो इतने तारीख को इनके यहाँ डिलीवरी करनी है, तो एक ये फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट होता है। तो वैसे ही जो है एक फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट पे जब ये होता है, ठीक है, जब ये चीज़ें जो होती, जब ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऐसे मार्केट को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर मार्केट बोलते हैं। आपको इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं मेरे ख्याल से। अब आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या है, कैसा है, देखते हैं यहाँ पे। तो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट एक आता है हमारा, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। तो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट के अंदर क्या है कि इट हैज़ अ सेंट्रलाइज सिस्टम विद अ पैटर्न प्रोसीजर। अब देखिए एक्सचेंज ट्रेड मार्केट में क्या है कि यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम है, मतलब कि जो भी गवर्न करता है, जो भी चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल यहाँ पे एक मेन जगह से होती हैं। ठीक है, बाकी जितने भी लोग होते हैं, बाकी जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं, उनके पास जो होता है कोई पावर नहीं होता, कोई भी स्टेप जो है वो नहीं हो पाएगा। जो भी यहाँ से रूल्स एंड रेगुलेशंस बोले जाएंगे, जो भी यहाँ से नॉर्म्स फॉलो करने के लिए बोले जाएंगे, वो यहाँ से फॉलो होंगे। तो ये हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट होता है। दूसरा होता है ओवर द काउंटर मार्केट। ये एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि यहाँ पे मेन तो है लेकिन इसने अलग अलग पावर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। इसके साथ साथ जो है जो प्रोसीजर होता है वो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपको यही करना है, इसमें थोड़ा सा कस्टमाइज भी होता है, मतलब कि आप अपने हिसाब से भी कुछ चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें हो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुकी होंगी कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। फाइनेंशियल मार्केट का डेफिनेशन पढ़ा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन कितने क्लासीफाई किए गए हैं। तो बाय नेचर ऑफ क्लेम में डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट को क्लासीफाई किया गया है। बाय मैच्योरिटी ऑफ क्लेम में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को क्लासीफाई किया गया है। और बाय टाइमिंग ऑफ डिलीवरी में कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट को क्लासीफाई किया गया है। तो ये चीज़ें तो मुझे आप समझ में आ चुकी हैं। उसके बाद से बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट और ओवर द काउंटर मार्केट को क्लासीफाई किया गया है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी समझ में आ गई होंगी, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख सकता है। आई एम श्योर कि सबको रिप्लाई जाएगा, कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको रिप्लाई नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के पीरियड पे जो है कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो पहला है हमारा मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट जो हम लोग पढ़ चुके हैं। मनी मार्केट क्या करता है कि जितने भी हमारे शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड्स होती हैं कि उन इस मार्केट में वैसे नीड्स को कंप्लीट किए जाते हैं। और कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि जब भी लॉन्ग टर्म नीड्स होती हैं तो उसमें इस मार्केट में कंप्लीट किए जाते हैं। तो मनी मार्केट के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं, एक आता है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा आता है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजन आ गया क्योंकि आप लोगों ने मनी मार्केट में तो बस पढ़ा है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, आपने तो बस यही पढ़ा होगा।
लेकिन अब यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट आता है कि यहाँ पे मनी मार्केट को भी दो तरीके से किया गया है। एक आता है हमारा ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और दूसरा आता है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में क्या आता है। तो देखिए, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो होता है वो एक ऐसा मार्केट होता है जिसको कोई ना कोई कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसको कोई ना कोई बॉडी जो होती है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो उसको कंट्रोल करता है, उसके हिसाब से ही चीज़ें चलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होता है वो जो होता है वो कोई कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से चलता है, वो चाहे जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ऑर्गेनाइज मनी अनऑर्गेनाइज जो मनी मार्केट होता है वो कुछ भी कर सकता है, उसको बस अपने हिसाब से चलना होता है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है वो क्या होता है कि वो जो है सॉरी, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज थोड़ा सा हम ऑर्गेनाइज जो होता है उसको कोई बॉडी कंट्रोल करती है। अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कोई भी बॉडी कंट्रोल नहीं करती है। जैसे कि आप गांव में जो है साहूकार के पास अगर लोन लेने जाते हैं तो क्या उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि आप इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट लीजिए, या फिर आरबीआई बोलती है कि आपको सिर्फ यही रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है? वो तो कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकता है। ठीक है भाई, वहां पे तो कोई ऐसा रूल्स और रेगुलेशन तो है नहीं। आप किसी रिलेटिव से ले रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव से पैसा ले रहे हैं तो भाई उसको उस पर भी तो हम लोग कोई रूल इंटरेस्ट लगा नहीं सकते हैं। उसका जितना मन करे उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे, और आपका मन करे तो लीजिए, नहीं मन करे तो नहीं लीजिए। तो ये हमारा अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में आता है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, यही ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी आगे, बस एक मिनट। चलिए, अब आता है हमारा मनी मार्केट। तो मनी मार्केट क्या होता है, तभी से बोलते बोलते थक गए हैं कि मनी मार्केट वो होता है जो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करता है। जिसको भी शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत होती है वो इस मनी मार्केट में आते हैं और पैसा लेते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, जिसको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है वो भी इस मनी मार्केट में आते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि लेंडिंग एंड बोरोविंग ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 364 डेज, जिनको एक साल के अंदर जो है ये लेना और देना होता है। ठीक है, इस मार्केट में क्या होता है कि एक साल के अंदर ही लेंडिंग भी होती है, बोरोविंग भी होती है। ठीक है, दूसरी चीज, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। यहाँ पे एक चीज मैंने बताई कि दो टाइप के मनी मार्केट होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट वो होता है जिसको कोई ना कोई बॉडी कंट्रोल करती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट वो होता है जिसको कोई भी बॉडी कंट्रोल नहीं करती है। तो अब सवाल ये आता है कि ऑर्गेनाइज मनी मार्केट को कौन सी बॉडी कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ऑर्गेनाइज मनी मार्केट को जो कंट्रोल करता है उसका नाम क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो कब स्टैब्लिश हुआ था 1935 में। फिर ध्यान दीजिएगा कौन से एक्ट के तहत, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। इतना बोल रहे कम से कम तुम लोग को ये चीजें याद तो हो जाए कि अगर एग्जाम में आए तो ये भूलो ना। ठीक है, चलो, कहीं ना कहीं से तो ला के पढ़ा ही देते हैं कि आरबीआई जो भी ऑर्गेनाइजेशन के नेम आते हैं उनको बता ही देते हैं कब कब स्टैब्लिश हुआ था। तो चलो ये समझ में आ गया। मनी मार्केट का मतलब कि जो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करता है, उसके साथ साथ मनी ऑर्गेनाइज मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो वो करती है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जरा सा ये देख लेते हैं। ठीक है, जब एक दिन के लिए पैसा लिया जाता है, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछता है इससे। तो जब एक दिन के लिए पैसा लिया जाता है, सिर्फ एक दिन, मात्र एक दिन के लिए जब पैसा लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ओवरनाइट कॉल मनी। ठीक है, जिसको बिल्कुल एक दिन के पैसे की जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं, ओवरनाइट कॉल मनी। दूसरी चीज, जब 1 से 14 दिन के पैसे लिए जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नोटिस मनी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज है कि जब 14 दिन से जो है 365 दिन के लिए पैसे लिए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म मनी बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया, पीरियड समझ में आ गया, कितने दिन के लिए पैसे लिए जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ये चीजें समझ में आ चुकी हैं आपको। अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज आपको बतानी थी, वन डे ओवरनाइट कॉल मनी। जो ओवरनाइट कॉल मनी है ना, ये मेनली जो होती है वो बैंक जो होती है इसको यूज करती है। आप लोगों ने 12th में पढ़ा भी होगा कॉल मनी करके। तो जब भी बैंक के पास जो होती है इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स हो जाती है तो वो ओवरनाइट कॉल मनी जो है यूज करती है, दूसरे बैंकों से लेती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहला है हमारा ट्रेजरी बिल। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, ध्यान देना बिल्कुल। ट्रेजरी बिल एक हमारी सरकार होती है, हम सबको मालूम है हमारी सरकार होती है, हमारी गवर्नमेंट। तो हमारी गवर्नमेंट जो होती है ना वो क्या करती है कि कुछ सिक्योरिटीज को इशू करती है। जब हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता है तो वो कुछ सिक्योरिटीज को इशू करती है। लेकिन 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 यहाँ पे एक चीज आती है, गवर्नमेंट कभी भी, आपको एक चीज बहुत क्लियर बता देते हैं जहाँ पे जगह मिलेगी, ये हमारी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या इशू किया, सिक्योरिटीज। लेकिन गवर्नमेंट हमारी कभी भी डायरेक्टली सिक्योरिटीज को इशू नहीं करती है। हमारे गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम कौन करता है, जरूर पढ़ा होगा किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के, बैंकर टू द गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम कौन करता है, आरबीआई करती है। तो गवर्नमेंट खुद सिक्योरिटीज को इशू नहीं करती है, इशू कौन करता है, आरबीआई करती है। ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज इशू कौन करती है, आरबीआई करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट आएगा, इसके बाद आएगा आरबीआई, ठीक है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई सिक्योरिटीज को क्या करती है, इशू करती है। अब जब आरबीआई को सिक्योरिटीज वो इशू करती है तो देखिए वो जो है जब 365 दिनों तक के लिए, एक दिन से लेके जब 365 दिनों के लिए जब इशू करती है, एक दिन नहीं, मेनली जो होता है ये 91 डेज का होता है, 182 डेज का होता है और 364 डेज का होता है। तो जब इतने दिन के, जब 364 डेज तक जब वो सिक्योरिटीज को इशू करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। देखिए ये सिक्योरिटीज जो होंगे वो दो तरीके से इशू होंगे, एक तो 1 साल के लिए, तो 1 साल वाले को हम क्या बोलेंगे, बिल। वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब 1 साल के लिए इशू होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिल बोलेंगे। लेकिन वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब क्या होगा, वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब 2 साल, जब 1 साल से ऊपर के लिए इशू होगा तो देखिए यहाँ पे जो है कैपिटल मार्केट में आ गया, उसको हम बोलेंगे बॉन्ड। यहाँ पे बस आपको दिखाने के लिए लेके आए थे, वो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, सिक्योरिटीज को इशू किया, ठीक है। इशू कौन करेगा, आरबीआई करेगी गवर्नमेंट के बिहाफ पे। और अगर 1 साल के लिए इशू करती है तो वही सिक्योरिटीज बिल कहलाती हैं, और अगर 1 साल से ज्यादा के लिए इशू करती है तो वही सिक्योरिटीज क्या कहलाएंगी, बॉन्ड कहलाएंगी, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। वही सिक्योरिटीज क्या कहलाएंगी, बॉन्ड कहलाएंगी। समझ में आ गई बात आपको। चलिए अब आगे देखते हैं कि अब देखिए वही ट्रेजरी बिल वही होता है, ठीक है। जब इसी बिल को, जब ये यही बिल जो है जब गवर्नमेंट डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू करती है, थोड़ा मोड़ा डिस्काउंट देके जब इशू करती है तो यही क्या होता है कि यही ट्रेजरी बिल कहलाता है। आई बात समझ में आपको। तो देखते हैं यहाँ पे, when the securities are issued in for 365 days they are called bill। जब देखिए मैंने बताया आपको कि अगर सिक्योरिटी जो है 365 दिन तक के लिए, मतलब कि उतने दिन तक, एक दिन, उतने दिन से लेके 365 दिन तक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिल बोलेंगे। लेकिन अगर 365 दिन से ज्यादा होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इन सिक्योरिटीज को ट्रेजरी बिल को इशू कौन करता है, तो ट्रेजरी बिल को जो इशू करते हैं इनका नाम है आरबीआई। आरबीआई किसके बिहाफ पे करती है, आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे करती है। हालांकि काम तो गवर्नमेंट का होता है लेकिन गवर्नमेंट का बैंक कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई जो है हमारी गवर्नमेंट के लिए काम करती है, तो आरबीआई सिक्योरिटीज को इशू करती है। आगे देखते हैं, टी बिल्स आर इशूड विथ 3 डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड। टी बिल्स को जो है 3 मैच्योरिटी पीरियड के साथ इशू किया जाता है, 3 टाइप के मैच्योरिटी पीरियड के साथ इशू किया जाता है। जो एक टी बिल जो होता है वो 91 दिन की मैच्योरिटी पीरियड के लिए इशू होता है। एक टी बिल जो होता है वो 182 दिन के मैच्योरिटी पीरियड के लिए इशू होता है। और एक टी बिल जो है वो 1 साल के मैच्योरिटी पीरियड के लिए इशू होता है। तो इतनी बातें समझ में आ गई आपको। जो टी बिल्स हैं वो 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप के मैच्योरिटी पीरियड वाले होते हैं। एक 91 दिन, 182 डेज, उसके बाद 364 डेज। कंप्लीट हो गया आपका ये टी बिल, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट बिल भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन हम यहाँ पे इसको टी बिल क्यों बोलते हैं, गवर्नमेंट बिल तो नॉर्मली उसने इशू कर दिया, लेकिन टी बिल जो होता है उस पर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू करती है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इसलिए हम उसको टी बिल बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है भाई, इसको तो पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कि these are the financial assets issued by the bank and financial institution, they offer fixed interest rate। देखिए ये जो होते हैं एक ऐसे वो होते हैं, असेट्स होते हैं, फाइनेंशियल असेट्स होते हैं। इनको क्या करती हैं बैंक और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इशू करते हैं, ठीक है।
और ये जो है हमको कुछ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसा ना मेनली होता है इन्फ्लेशन वगैरह के टाइम पे, या फिर ऐसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको पैसे वैसे की ज़रूरत हो तो ये करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि कुछ सर्टिफिकेट वगैरह इशू कर देते हैं, उसके बदले पब्लिक लाके इनको पैसे देती है और ये उन पे जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आता है हमारा सीपी, यानी कि कनॉट प्लेस नहीं, ये दिल्ली वाला नहीं, ये हमारा कॉमर्शियल पेपर है। ठीक है, कमर्शियल पेपर जैसा देखते हैं कमर्शियल पेपर क्या होता है। Large companies and businessmen issue promissory notes to raise capital to meet short-term business needs. जब बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी जो टॉप कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं कि जब पब्लिक से जब पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करती हैं, वो कुछ प्रॉमिसरी नोट्स इशू करती हैं, उसके बदले जो है पब्लिक से पैसा फंड जो है वो रेज करती हैं। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग पाने वाले हैं कैपिटल मार्केट पे, तो देखते हैं कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो चलिए, लेंडिंग एंड बोरोविंग ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस विथ अ मैच्योरिटी मोर देन 365 डेज। जब लॉन्ग टर्म फाइनेंस में जब हम डील करते हैं, जब खरीदना बेच लेना देना उधार ये सब जो होता है जब लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, तो ये हमारे कैपिटल मार्केट के अंदर आता है। कैपिटल मार्केट को जैसे हमारे जैसे हमारे ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को कौन रेगुलेट कर रहा था, तो आरबीआई कर रही थी, वैसे हमारे कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो आरबीआई भी करती है, उसके साथ साथ सेबी भी करती है। ध्यान दीजिएगा, आरबीआई भी करती है, उसके साथ साथ सेबी भी करती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैपिटल मार्केट के कितने टाइप्स होते हैं। तो कैपिटल मार्केट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो इट इज द न्यू इशू मार्केट, इट डील्स विद द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। ये नया जो होता है प्राइमरी मार्केट का मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे सबसे पहले पहले सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पहले सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं। यहाँ पे देखिए कि इट इज़ अ प्लेस वेयर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज डन फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली पहली बार यहाँ पे जो है ना ट्रेडिंग की जाती है सिक्योरिटीज की। इसके बाद से देखते हैं कि प्राइमरी मार्केट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो प्राइमरी मार्केट का फंक्शन होता है ओरिजिनेशन, यहाँ से सिक्योरिटी जो होती है पहली बार आती है, उसके बाद से उसको लिखते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में। उसके बाद से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, मतलब कि सबसे पहली पहली बार जब आपकी कंपनी जो होती है लिस्टेड नहीं होती है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में, तो सबसे पहली पहली बार जो आप शेयर इशू करते हैं दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ बोलते हैं उसको। उसके बाद होता है हमारा राइट इशू। राइट इशू में क्या होता है कि जब एग्जिस्टिंग शेयर्स को लोग इशू, जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो है जब कंपनी नए शेयर्स फ्रेश शेयर इशू करती है, तो वो राइट इशू कहलाता है। ठीक है, मतलब कि कोई कंपनी जो एक्सपैंड करना चाहती है अपना बिजनेस, तो वो जब शेयर इशू करेगी, तो कंपनी में ये बोला गया होता है कि आप जब शेयर इशू करेंगे तो आप अपने शेयर होल्डर से जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स को सबसे पहले वो कुछ शेयर्स इशू करती है, दैट इज कॉल्ड राइट इशू। अब आगे आता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में देखते हैं क्या होता है। चलिए, it is a place where trading takes place for the existing securities. It is also known as a stock exchange or a stock market. देखिए, ये एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। ये तो आप सब लोगों ने सुना होगा स्टॉक मार्केट का नाम, जहाँ पे सिक्योरिटीज खरीदी जाती हैं बेची जाती हैं, मिनट मिनट सेकंड सेकंड का फासला होता है, ठीक है, प्राइसेस को चेंज होने में। तो यहाँ पे देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो मैंने आपको बताया अभी, ट्रेजरी बिल बताया, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स बताया। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है कि वही होता है जब हमारी आरबीआई जो होती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे जब सिक्योरिटीज को इशू करती है, लेकिन वो जो सिक्योरिटी होती है उसकी मैच्योरिटी पीरियड 364 डेज से ज़्यादा होती है। वहाँ पे जो इशू हुआ था वो 364 डेज से कम हुआ था, इसलिए वहाँ पे उसको बिल कहा गया था। लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, 364 डेज से ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनको बॉन्ड कहा गया है। आपको समझ में आ गया। देखिए, वहाँ पे जब डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया गया था तो वहाँ पे ट्रेजरी बिल बोला गया था, अदरवाइज उसको गवर्नमेंट बिल बोला जाता। लेकिन वहाँ पे उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया गया था तो वहाँ पे उसको ट्रेजरी बिल बोला गया था। और यहाँ पे जब इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया जाएगा तो वहाँ पे बोला जाएगा जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे कभी क्वेश्चन आ जाता है जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, तो जब डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू करते हैं तो ये क्या कहलाती हैं, जीरो कूपन बॉन्ड कहलाती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। बस एक मिनट, चलिए, तो अभी हम लोग को क्या देखना है, इक्विटी शेयर देखना है। ठीक है, इक्विटी शेयर देखते हैं।
तो these shares are the prime source of finance for a public limited or joint stock company. When individual or organization purchase them, they have the right to vote and also benefit from dividend. हाँ, देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है कि ये मेनली जो है जो ये इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो इक्विटी शेयर जिनके पास होता है वो मेनली जो होते हैं बिजनेस के ओनर होते हैं। ठीक है, शेयर का मतलब ये होता है पूरे बिजनेस का एक पार्ट, पूरे बिजनेस का एक यूनिट। तो जो उसको होल्ड करेगा वो ऑब्वियस सी बात है, वो भले एक छोटा सा ईट ही क्यों ना हो, वो उस कंपनी का क्या कहलाएगा, ओनर कहलाएगा। तो यही होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको जो है लास्ट में डिविडेंड मिलता है, उनको काफ़ी जो है फायदे मिलते हैं। ठीक है, तो इनको भी जो है स्टॉक मार्केट में जो है इक्विटी शेयर्स के भी जो है चेंजेस जो है वो होते रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अब आता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो भी जो है इक्विटी शेयर होल्डर से थोड़े कम राइट्स जो है वो अवेल करते हैं। इनको जो डिविडेंड मिलता है वो इक्विटी शेयर वाले से थोड़ा सा पहले मिलता है। हालांकि जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होती हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होती हैं, और इसके भी जो है ट्रेड जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं। अब आता है हमारा डिबेंचर। डिबेंचर जो होता है एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वो होता है, एक क्या कह सकते हैं कि क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे जो है रहता है कि हाँ हम आपको जो इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका पैसा लिए हैं तो हम आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, देखिए दे आर अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट। इसके खिलाफ जो है कोई भी एसेट वगैरह नहीं होता है। ठीक है, ये बस लोगों के ट्रस्ट पे जो है बेस्ड होता है। तो ये हमारा डिबेंचर समझ में आ चुका है। ये अभी आपको बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एनएससी जो है इनको हम बाद में समझाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा ये कैपिटल मार्केट खत्म होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, नेक्स्ट डे चलेंगे, 9 बजे वीडियोस आ जाएंगी, सब देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।